एग्ज़ाम की, पर उससे पहले कुछ भूमिका में चलते हैं। भूमिका इस बारे में है कि जो घटनाएं अभी हो रही हैं और जो खास करके करंट इवेंट्स के ऊपर जो सवाल बनते हैं, तो बार बार हमारे मन में आता है कि ये सवाल क्यों बनते हैं, ये इसी तरह से क्यों पूछे जाते हैं, और कौन से सवाल बनने चाहिए, कौन से नहीं बनने चाहिए, इम्पोर्टेंट क्या है। तो खास करके चूँकि ये एग्ज़ाम अभी 4 अक्टूबर को है, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को कैसे निकाला जाता है, तो यही सब हमारे मन में ज़्यादा सवाल होते हैं। इसलिए अभी बात इसी पे करेंगे, फोकस इसी पे करने की कोशिश करेंगे। तो बात मैं अपनी शुरू करूँगा कि सबसे ज़्यादा जो पिछले साल भर में चीज़ें फोकस हुई हैं, उसमें धर्म का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आपने सीएए एनआरसी का आंदोलन देखा था राम मंदिर से पहले। उससे पहले आपको पता है धर्म आधारित सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, राम मंदिर का फैसला था। 370 जो अगस्त में पिछले साल 2019 में हुआ, वो धर्म आधारित हो जाता है जम्मू कश्मीर वाला मामला, क्योंकि वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी की बात आती है कि वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, तो इसलिए वहाँ फिर धर्म आधारित बात आती है। जब हम बात करते हैं राम मंदिर के फैसले की, जो साल भर चर्चा में रहा, वो फैसला फिर धर्म आधारित हो जाता है। उसके बाद सीए और एनआरसी की जब बात आती है, तो फिर धर्म की बात आती है कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं, उनमें से हम लोग जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनको भारत की नागरिकता नहीं देंगे। उसके अलावा जो भी सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, यहाँ तक कि क्रिश्चियन हैं, उन सबको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन हम उन्हें नागरिकता नहीं दे पाएंगे जो इस्लाम को मानते हैं, चाहे वो बांग्लादेश से आते हों, अफगानिस्तान से हों, चाहे पाकिस्तान से हों। पड़ोसी देशों से आने वाले मुसलमानों को हम नागरिकता नहीं दे पाएंगे। तो ये जितने भी कानून जो चले और साल भर जो चर्चा में रहा, तो एक चीज़ हम लोग इसके ओरिजिन की तरफ चलते हैं, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो मानव समाज की शुरुआत में, जिसको हम ह्यूमन सोसाइटी कहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं, तो आपको मानव का विकास पढ़ाया हमने, इतिहास में पढ़ाया है। सोशियोलॉजिकल तरीके से हम लोग अभी नहीं बात कर पाए, लेकिन हम लोगों ने मानव का विकास जो है वो हिस्ट्री में देखा है। तो हिस्ट्री में जो हम मानव का विकास देखते हैं, तो भीमबेटका की कहानी हमने आपको बताई थी कि होमो इरेक्टस जो है यहाँ होमो नर्मदेंसिस, नर्मदा मेन, यहाँ मिलता है। तो मानव के पूरे विकास की कहानी में शुरू में, यानी नियोलिथिक तक, नियोलिथिक पीरियड तक, नवपाषाण काल तक, यानी 10,000 BC तक धर्म कहीं आता नहीं है। थोड़ा बहुत निएंडरथल के समय में आपको जादू टोना टाइप चीज़ें कुछ दिखाई पड़ती हैं कि वो कब्र के साथ में कुछ चीज़ें डाल देते हैं, कब्र में कुछ चीज़ें वो डाल देते हैं, फूल डाल देते हैं, चावल डाल देते हैं, वो कब्र में डाल देते हैं। इसका मतलब है कि वो पालतू पशु को भी दफना देते हैं कई बार। तो हो सकता है कि वो आत्मा में विश्वास रखते हों, परलोक में विश्वास रखते हों, लेकिन जो मूल स्वरूप जो धर्म का पहली बार देखने को मिलता है, वो ग्रामीण सभ्यता में मिलता है और कृषि की शुरुआत के साथ देखने को मिलता है। उससे पहले धर्म की कहीं कोई उत्पत्ति दिखाई नहीं पड़ती।
और जो मैंने आपको टाइलर का बताया था जीववाद, एनिमिज्म, जो धर्म की शुरुआत बताता है, तो इसका मतलब है कि धर्म जो है वो जब व्यक्ति को खाने पीने की पहले जो जद्दोजहद थी वो शिकार थी, हंटिंग गैदरिंग, फूड गैदरिंग। तो हंटिंग और फूड गैदरिंग में भी बहुत ज़्यादा समय लगता था। हमारा बहुत ज़्यादा समय जो है वो शिकार में और भोजन संग्रहण में चला जाता था। सुबह से आदमी जंगल के लिए निकलता था तो वो शाम तक सिर्फ पेट भरने के लिए भोजन जुटा करके आ पाता था। तो अपना पेट भरता था स्वयं का। उस समय में परिवार जैसी शुरू में कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे परिवार भी आया तो परिवार का पेट भरता था। छोटे बच्चों का ख्याल रखता होगा, पेरेंटल केयर करता होगा, और जो महिलाएं रही होंगी उस समय में उनका ध्यान रखता होगा, खास करके प्रेग्नेंट वुमन। तो जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनका ख्याल रखता होगा। निएंडरथल तक तो यही व्यवस्था है। आप चाहे डिस्कवरी में देखें, चाहे नेशनल ज्योग्राफिक में जाकर के डॉक्यूमेंट्री देखिए, आपको धर्म जैसी कोई चीजें वहां दिखाई नहीं पड़ेंगी। अगर देशी तरीके से अगर बोलें तो धर्म फुर्सत की वस्तु है। जब आदमी फुर्सत में हुआ, फुर्सत में कब हुआ? जब आदमी ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किया और डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स किया, तो इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर जिसको हम लोग कहते हैं, पेस्टोरलिज्म, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत हुई, एक तरह से पेस्टोरलिज्म की शुरुआत हुई, एक तरह से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, और जो नोमैडिज्म खत्म हुआ और सीडेंट्री लाइफ की जो शुरुआत हुई, स्थानाबद्ध जीवन जो गांवों में शुरू हुआ, तो गांव का निर्माण हुआ। सबसे पहले गांव बने। तो रूरल एग्रेरियन सोसाइटी, ग्रामीण कृषक समाज जब आया तो उसमें थोड़ी सी सरप्लस इकोनॉमी आई, और इकोनॉमी में सरप्लस इकट्ठा होना शुरू हुआ। तब जाकर के धर्म की उत्पत्ति आपको वहां देखने को मिलती है, उस रूप में कि वहां आपको धर्म दिखाई पड़ता है कि यहां आकर के धर्म की शुरुआत होगी। तो धर्म जब इतना देरी से शुरू हुआ है मानव विकास की उत्पत्ति में, पृथ्वी की उत्पत्ति में, तो इसका एक समझदार व्यक्ति के जीवन में कितना योगदान होना चाहिए, खास करके सिविल सर्वेंट की जिंदगी में कितना योगदान होना चाहिए धर्म का। तो धर्म बाद में जाकर के, बहुत बाद में जाकर के राजनीति की विषय बनी है। लेकिन अभी जो आप देखिए, फिर क्या हुआ, फिर कृषक समाज से आते आते फिर वापस एक प्रतियोगिता हुई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। जो सरप्लस इकोनॉमी थी, उस सरप्लस इकोनॉमी पे कुछ लोगों का अधिकार हो गया और बाकी लोग भूखों मरने लगे। तो कुछ जातियों का अधिकार हो गया, जाति व्यवस्था आने के बाद कुछ जातियों का अधिकार हो गया, किसी विशेष धर्म का अधिकार हो गया, ताकतवर आदमी का अधिकार हो गया, क्षत्रिय का अधिकार हो गया उसके ऊपर। ये मैं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में बात कर रहा हूँ, भारत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि केवल भारत की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में, उस समय के अमेरिका में, उस समय के अफ्रीका में, उस समय के जितने भी महाद्वीपों पे लोग जो पहुंचे, तो आप देखेंगे कि यूरोप में संकेंद्रण हो रहा था हर चीज का। जितने भी उपनिवेश थे, वो सारे के सारे उपनिवेश किसके बनाए हुए थे? चाहे वो फ्रांस के थे, स्पेन के थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स के थे, डच लोगों के थे। तो जितनी भी कॉलोनीज थी, वो सारी कॉलोनीज के निर्माता कौन थे? यूरोपियन पावर्स थी। उन्हीं के अंदर साम्राज्यवाद था और वही पूरी दुनिया में फैले हुए थे। इसीलिए ईसाई धर्म का प्रचार भी सभी जगह हुआ और ईसाई धर्म भी सब जगह फैला। तो धर्म की शुरुआत एग्रेरियन सोसाइटी से,
उसी समय में देखिएगा आपकी लगभग अच्छा कोई भी धर्म जो है वो शुरुआत में पूजा पाठ, चर्च, मस्जिद, मंदिर इस रूप में नहीं आया, पूजा पाठ के तरीकों के रूप में नहीं आया, बल्कि सारे के सारे धर्म पहली बार जब आए तो वो विचारों के रूप में आए। हिंदू धर्म को हम वैदिक धर्म के रूप में जब देखते हैं, वैदिक सभ्यता के रूप में देखते हैं, तो वैदिक सभ्यता विचारों के रूप में थी। ऋग्वेद में विचार थे, दर्शन था। तो कोई भी धर्म जब पहली बार आया तब वो विचार और फिलॉसफी के रूप में आया था। इस्लाम भी विचार और फिलॉसफी के रूप में आया। जब प्रोफेट मोहम्मद की बात आती तो जो प्रोफेसी निकल करके आती है वो तो यही है कि वो विचार जो हैं वो क्रांति करना चाहते थे, समाज में बदलाव करना चाहते थे, आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते, चाहे वो महावीर के विचार हों, चाहे वो बुद्ध के विचार हों। वो धर्म और संप्रदाय का स्वरूप बाद में ग्रहण करते हैं। ईसा मसीह भी विचारों की बात करते हैं, विचारों के स्वरूप के रूप में आते हैं। ईसा मसीह भी सबसे पहले विचार के रूप में आए थे। तो सारे लोग जो धर्म के प्रतिपादक थे, फाउंडर थे, वो वैचारिक दर्शन से युक्त थे और अपना एक वैचारिक दर्शन देते थे। बाद के लोगों ने उसको जो है एक वैसा स्वरूप बना लिया जिसको लोग फॉलो कर सकते हैं और अंधानुकरण कर सकते हैं। तो ये जो सारे धर्म आए और उसके बाद जो मैं आपको साम्राज्यवाद पर लेकर आया हूं, साम्राज्यवाद के यहां आकर के एक और चीज शुरू हुई है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जुड़ी हुई है। जो हमारी परंपरागत एग्रेरियन सोसाइटी थी उसमें पहली बार फुर्सत मिली तो एक तरह से धर्म की शुरुआत हुई। फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कुछ संघर्ष हुए, कुछ सभ्यताएं स्ट्रगल करने लगी, कुछ सभ्यताएं आगे बढ़ गई। तो स्ट्रगल करने वाली सभ्यताओं में से कुछ लोग क्रांतिकारी खड़े हुए कि हमारी सभ्यता इसलिए स्ट्रगल कर रही है क्योंकि हम इस मामले में इन लोगों से भिन्न हैं। अगर आप ऐसा ऐसा कर लेंगे तो हम आगे निकल जाएंगे। इसलिए एक नए धर्म की शुरुआत हो गई, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। सबसे प्राचीन धर्म के रूप में हम लोग ऋग्वैदिक धर्म को ले सकते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तक भी है। तो ये जो धर्मों की शुरुआत हुई उस समय में उपभोक्तावाद नहीं था। उपभोक्तावाद कब आया, भौतिकवाद जिसको हम बोलते हैं, या उपभोक्तावाद कब आया? जब मशीनें आई और मशीनों के साथ में अतिरिक्त उत्पादन हुआ तो एक अलग तरह की प्रतियोगिता आई, वस्तुओं की प्रतियोगिता, वस्तुओं को जमा करने की प्रतियोगिता, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को अपने पास रखने की प्रतियोगिता। आपको जितने कपड़े की आवश्यकता है उससे ज्यादा कपड़ा, फैशन, वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं, सुख की वस्तुएं। पहले घर होता था, घरों में बड़ी बड़ी खिड़कियां होती थी, हवा आ जाती थी, ज्यादा से ज्यादा बेड होता था और किचन के सामान होते थे। लेकिन ईजमेंट की चीजें जब आने लगी, सुख की अनुभूति कराने वाली चीजें जब आने लगी, हर चीज को मशीन के तौर पर इस्तेमाल करने की आदत जब बढ़ी, तो एक के बाद एक समय कम खर्च करने वाली मशीन, ताकत कम लगने वाली मशीन, हवा देने वाली मशीन, गर्म करने वाली मशीन, ठंडा करने वाली मशीन, तो चाहे वो फ्रीज हो, चाहे वो हमारा चूल्हा हो, इलेक्ट्रिक ओवन हो, फैन हो, कूलर हो, एसी हो, तमाम वस्तुएं जब एक के बाद एक मार्केट में, और फैशन की चीजें, अब आप देखिए मार्केट में जाइए तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीजें गैजेट्स के रूप में आ रही हैं, तो उसका अपना एक मार्केट है। जैसे रिलायंस डिजिटल में आप चले जाइए, या अलग अलग ब्रांड के, सैमसंग का अपना एक स्टोर होता है, सोनी का अपना एक स्टोर होता है, सबके अपने अपने एक आउटलेट्स हैं। तो ये जो चीजें जब बढ़ती गई तब व्यक्ति फिर फुर्सत में नहीं रहा।
एक समय में फुर्सत में नहीं था आदमी, कब? जब वो जंगलों में था और फूड गैदरिंग कर रहा था और सुबह से शाम तक शिकार के पीछे भागता फिरता था, जैसे तैसे उसको शिकार मिलता था और वो मार के लाता था और लोगों को खिलाता था, अपने घर के लोगों को। एक समय वो था। एक समय ये आया कि जब हम गांव बना कर रहने लगे और पशुओं को पालने लगे और खेती बाड़ी करने लगे, तो एक साथ साल भर का अनाज, 6 महीने का अनाज हमने उगा लिया। अब हम खाली हो गए, पूरे साल भर के लिए 6 महीने के लिए खाली हो गए। अब हम सोच सकते थे धर्म के बारे में, तब हमने धर्म के बारे में सोचा और प्रारंभिक धर्मों का उद्भव उसी समय में हुआ। पहली बार जब सरप्लस इकोनॉमी आई तो मैंने आपको बताया कि उस पर कुछ वर्गों का अधिकार हो गया, और जब दूसरे वर्ग संघर्ष करने लगे तो उन्होंने कारण ढूंढे कि हम संघर्ष क्यों कर रहे हैं। तो पता चला कि हमको धर्म में उलझा करके, धर्म की इन बातों में उलझा करके ये वर्ग जो है ये लाभ उठा रहा है। तो फिर छोटे छोटे दूसरे और धर्मों का उदय हुआ और उसके फॉलोअर्स बढ़े कि अगर हमको आर्थिक उन्नति करनी है, इन संसाधनों पे कब्जा करना है, सुख के ये साधन जो इन लोगों के पास है, अगर ऐसे साधन हमें जुटाने हैं तो हमें ये परिवर्तन करना पड़ेगा। तब दूसरे प्रकार के धर्म आए, लेकिन लोग इनके कट्टर अनुयायी बन गए, इनके फॉलोअर बन गए, अंधानुकरण करने लगे। और इस अंधानुकरण का ये हुआ नतीजा कि धर्म की फौज बढ़ती गई, उस धर्म के अनुयायी बहुत बढ़ गए और बहुत बड़ी संख्या हो गई। तो आप कहेंगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, इस धर्म को मानने वाले लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन मैंने एक दूसरा परिवर्तन बताया, जब उपभोक्तावाद आया, भौतिकवाद आया, मटेरियलिज्म आया, तब कार्ल मार्क्स जैसे विचारक पैदा हुए और उन्होंने फिर धर्म का विरोध किया। उन्होंने कहा धर्म अफीम है, आप जैसे अफीम खिला दो किसी आदमी को और उसका सब कुछ लूट लो, क्योंकि वो तो अफीम के नशे में चला जाता है। तो ऐसे में जब कार्ल मार्क्स आए तो फिर उन्होंने फिर बताया कि ये धर्म जो है ये अफीम है, ये उत्पादन के साधनों पर जो नियंत्रण जिन लोगों का है, पूंजी पर नियंत्रण जिन लोगों का है, तो ये संपत्ति का संकेंद्रण करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन करना चाहते हैं एक जगह पर। और आप जिन लोगों को इन संपत्ति का या इसमें बंटवारा चाहिए था, क्योंकि आपकी मेहनत का हिस्सा है, ये सारे के सारे लोग धर्म के चक्कर में पड़ गए हैं। तो कार्ल मार्क्स ने फिर जगाया। तो ये जो 150-200 साल के अंदर जो ये वैचारिक परिवर्तन आया, ये धर्म के फिर विरुद्ध गया, जो उपभोक्तावाद के बाद और मशीनीकरण के बाद और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद तैयार हुआ था। और इससे हम आधुनिक समाज को देखते हैं अभी, और इसी ने हमको 2 विश्व युद्ध दिए हैं। 2 विश्व युद्ध क्यों दिए हैं? क्योंकि पूंजीवादी जो दृष्टिकोण था, वो दृष्टिकोण आपाधापी वाला था, वो साम्राज्यवाद का था, वो अपनी सीमाएं विस्तार करना चाहता था, वो दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता था, वो अपनी विचारधारा को दूसरे पे थोपते हुए देखना चाहता था। तो ये चीजें जो है ये फिर हमको वहां तक लेके, मुझे लगता है कि हम प्रश्नों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा इसके ऊपर, तब जाकर के हम वहाँ जाएंगे। नहीं तो अचानक से जब हम वहाँ जाकर के बात करेंगे तो अभी की जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, वो इसी पे टिकी हुई है पूरी की पूरी। और भारत की इकोनॉमी और भारत की पॉलिटी भी इसी पे टिकी हुई है। क्योंकि आप पिछले साल भर में देखोगे तो धर्म के सिवाय, अगर आप लास्ट एक ही पॉइंट जाकर देखोगे, चाहे सीएए के ऊपर देखो, साल भर जो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उस हिस्से से बनते हैं जिसने अखबारों में सबसे ज़्यादा जगह घेरी हो, साल भर जो खबरों में सबसे ज़्यादा रहा हो, जिसने अखबारों के सबसे ज़्यादा पन्ने रंगे हों साल भर में, ऐसी खबरें। तो ऐसी खबरें रही है 370, राम मंदिर और सीए, एनआरसी। तो सीए, एनआरसी, राम मंदिर और 370, ये पिछले साल भर की खबरें रही ना, 4 बड़ी महत्वपूर्ण।
उसके अलावा भी जो खबरें हैं उनमें धर्म कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उसी धर्म की व्याख्या करना चाहते हैं, उसी धर्म के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो धर्म आया कहां से था और फिर उसका स्वरूप कैसे बदलता गया, और अंततः जो हम वर्तमान स्थिति में देखते हैं अभी धर्म का क्या स्वरूप है। आपको लगता है अभी लोगों को फुर्सत है? क्योंकि अभी फिर कंपटीशन है। अब क्या है कि पृथ्वी पर दबाव बहुत बढ़ गया है जनसंख्या का। जितनी जनसंख्या पृथ्वी पर होनी चाहिए उससे ज्यादा जनसंख्या अभी पृथ्वी पर है, और पृथ्वी के जो उत्पादन के जो साधन हैं और जो संसाधन हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, मैंने आपको कहा था कि नीड को तो पूरा कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा था नीड को तो पूरा किया जा सकता है लेकिन ग्रीड को पूरा नहीं किया जा सकता। यानी आपकी आवश्यकता पूरी की जा सकती लेकिन आपके लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। तो अभी लोगों की संख्या भी ज्यादा है और लोगों का लालच भी ज्यादा है, बहुत बड़ा लालच है लोगों का। तो लालच भी ज्यादा हो गया और संख्या भी ज्यादा हो गई, इस वजह से पृथ्वी पर दबाव हो गया। आप कहेंगे कि पृथ्वी क्यों नहीं झेल सकती, इतनी बड़ी पृथ्वी है। लेकिन वो इतने लोग और भी आ जाएं तो पृथ्वी शायद उसकी आवश्यकता पूरी कर दे, लेकिन एक आदमी का लालच भी पृथ्वी पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि लालच का तो कोई अंत ही नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये हमें प्रभावित करती हैं, हमारे धर्म को मानने के तरीके को प्रभावित करती हैं, और इस वजह से जो धर्म का स्वरूप है वो राजनीति में बहुत मायने रखने लगता है। तो अब हम दो चीजों को लेकर चलेंगे, धर्म हमारे लिए है या हम धर्म के लिए हैं, एक चीज, राजनीति हमारे लिए है या हम राजनीति के लिए हैं, दूसरी चीज, अर्थव्यवस्था हमारे लिए या हम अर्थव्यवस्था के लिए हैं। यानी हम खप जाएं और अर्थव्यवस्था बहुत मैच्योर हो जाए, बहुत ऊंची हो जाए, जीडीपी बहुत बढ़ जाए और हमारी हालत खराब हो जाए, तो क्या ये उचित रहेगा? राजनीति बहुत परिपक्व हो जाए और हम खराब हो जाए। इसलिए अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण, लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी एंड और राजनीति में डेमोक्रेसी, वेलफेयरिस्टिक डेमोक्रेसी। इसलिए राजनीति में जब आएगी तो वेलफेयरिस्टिक डेमोक्रेसी, और धर्म में जब आएगा तो ह्यूमैनिटी, मानवता, मानवतावादी धर्म। इसलिए जब धर्म की बात आएगी तो उसको हम मानवतावादी धर्म कहेंगे कि किस प्रकार के धर्म की आवश्यकता है, मानवतावादी धर्म की आवश्यकता है। पॉलिटी में डेमोक्रेसी, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, और कौन सी, लोक कल्याणकारी प्रजातंत्र की आवश्यकता है। और इकोनॉमी में वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी की आवश्यकता है। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, अब एक और चीज मैं बताता हूं आपको। एक स्वरूप आया था जो मैंने आपको रूरल इकोनॉमी में बताया कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहली बार डेवलप हुई और वहां जब धर्म आया, उस समय का स्वरूप आपको बताया। दूसरा आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और कॉलोनियलिज्म के समय में बताया, और उसी समय में कार्ल मार्क्स आए और उन्होंने मानवता और कल्याण और वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी और इन सब पे जोर दिया। ठीक इसके बाद में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ और दुनिया के तमाम देश स्वतंत्र हो रहे थे, तब पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बात हुई, मानव के अधिकारों की बात हुई। और मानव के अधिकारों की बात जो है वो जैसे जैसे देश स्वतंत्र होते गए उनके संविधानों में फंडामेंटल राइट्स के रूप में निकल करके आए। तो जब हम मानव धर्म की बात करते हैं तो ये मानव धर्म या मानवतावादी धर्म आपको यहां दिखाई पड़ता है, फंडामेंटल राइट्स में, संविधान के मूलभूत अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में। और ये फंडामेंटल राइट्स में तीनों चीजें आ जाती है। वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी भी आ जाती है क्योंकि वो
आपके सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हुए आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिखाई पड़ते हैं। तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोक कल्याणकारी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कल्याणकारी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो ये आपको वहां दिखाई पड़ता है। और जब हम मानवतावादी धर्म की बात करते हैं तो वो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों का जब संबंध आप पढ़ोगे ना, अंतर संबंध, उसमें ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आया और यूएन का चार्टर है मानवाधिकारों का, ह्यूमन राइट्स के लिए, या यूएन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको आप यूएन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, यूएन चार्टर को यूएन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और विभिन्न देशों के संविधान, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि मनुष्य यदि इस धरती पर पैदा हुआ है तो वो कुछ अधिकारों के साथ पैदा हुआ है। मनुष्य के पैदा होने के साथ ही उसको जन्मजात कुछ अधिकार मिल गए हैं, और वो अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, वो धर्म से भी ऊपर है, क्योंकि धर्म बहुत बाद में बना है। मनुष्य का जन्म जो है वो प्राचीन है, मनुष्यता प्राचीन है, और इंसान बनने के बाद जब हमने जैसे सीधे खड़े हुए तो हम उसको इंसान कह सकते हैं, उससे पहले जो है आप उनको मंकी कह सकते हैं या एप्स कह सकते हैं, और एप्स और मंकी के बाद में एप्स, और फिर मनुष्य बनने की कहानी, यानी कि सीधा खड़े होने की कहानी। सीधा खड़े होते ही एक मेधावी मस्तिष्क और अंगूठे की विपरीतता जो आपको बताई थी, अपोजिबिलिटी ऑफ थंब, इससे संस्कृति का विकास हुआ, कल्चर का विकास हुआ। इस बीच में कहीं ना कहीं धर्म आया है बीच में, तो इसका मतलब है कि इंसान पहले खड़ा हुआ है सीधा, धर्म बाद में आया है। तो इंसान के सीधा खड़े होने की कहानी इसके साथ जुड़ती है, बाद में धर्म आता है। और जब हम यहां तक कि हमने सोसाइटी भी पहले बना लिया, समाज भी पहले बना लिया, विवाह परंपरा भी पहले बना लिया, और संतान को जो उत्तराधिकार में जो धन या संपदा पहुंचेगी, ये बात भी हमने पहले से तय कर लिया। यानी सक्सेशन लॉ पहले बन गए हैं, एक तरह से विवाह परंपरा पहले आ गई है, फैमिली सिस्टम पहले आ गया है, और अर्थव्यवस्था के जो संसाधन हैं वो हमने पहले विकसित कर लिए हैं। डेमोक्रेसी एक तरह से हम लोगों ने पहले विकसित कर ली है, चाहे वो राजतंत्र रहा हो, डेमोक्रेसी न रही हो, लेकिन हमने शासन तंत्र को विकसित कर लिया, गवर्नमेंट सिस्टम विकसित कर लिया। और युद्ध कला सिखानी हो, चाहे महाभारत के समय में आप देखते हैं कि जो द्रोणाचार्य हैं गुरु, वो धनुर्विद्या सिखाते थे, तो गुरुकुल होते थे। तो हमारे पास में एक तरह से शिक्षा की व्यवस्था भी बहुत पहले आ गई थी, और हो सकता है कि इन सबके बीच में कहीं ना कहीं धर्म आया हो, लेकिन जो अभी की राजनीति है या अभी जो इस प्रशासनिक व्यवस्था की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में हम सोसाइटी को या मनुष्य को या भारत के नागरिकों को हमें कौन सी चीजें सबसे पहले अवेलेबल कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेशन किन चीजों के लिए जिम्मेदार होता है, कि उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है। तो सबसे पहली जो चीजें होती है, जो सबसे प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान की जब आप बात करते हैं ना, फूड की, क्लॉथ की और शेल्टर की, आवास देना, शेल्टर देना। भीमबेटका में आप रॉक शेल्टर की बात करते हो, तो इसका मतलब एक शेल्टर बहुत पुराना है, मनुष्य बिना शेल्टर के नहीं रह सकता। बारिश में, आंधी में, तूफान में शेल्टर की जरूरत पड़ती है, आवास की जरूरत पड़ती है, हैबिटेट जिसको हम लोग कहते हैं। एनिमल्स में भी हैबिटेट होता है, यानी कि आवास होता है।
तो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो गुफाओं में रहते हैं, कुछ बरोइंग एनिमल्स हैं वो बिल में रहते हैं, कुछ घोंसलों में रहते हैं। तो एनिमल्स तक में जो है हैबिटेट की जरूरत पड़ती है, फूड की। तो फूड एंड शेल्टर। और चूंकि मनुष्य हैं और हमने सोसाइटी बनाई है तो कपड़ा, हम लोगों ने कपड़ा बनाया। तो रोटी, कपड़ा और मकान जो है ये प्राथमिक आवश्यकता है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं। तो शासन की सबसे पहली जो जिम्मेदारी बनती है, चूंकि हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हमारे पास स्वाभाविक मौलिक अधिकार हैं जो हमारे पैदा होते ही हमें मिले हैं, तो सभी मनुष्यों को यह सुनिश्चित कराया जाए कि उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा। तो ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट हुई। सेकेंडरी रिक्वायरमेंट ये हम ऑल टाइम बता रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, किसी किसी समय में जो सेकेंडरी है वो प्राइमरी भी हो सकती है, लेकिन हम ऑल टाइम बता रहे हैं और सभी वर्गों के लिए बता रहे हैं। सेकेंडरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी एक तरह से एजुकेशन, हेल्थ और एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, जो एक तरह का एंटरटेनमेंट, मनोरंजन बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आदमी सुसाइड तक कर सकता है, अवसाद में जा सकता है। तो मनोरंजन भी बहुत आवश्यक होता है। तो सरकार की दूसरी तो फिर जो सरकार की जिम्मेदारी है वही प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार तो सिर्फ वहां पर एक्ट बनाएगी, कानून बनाएगी, टैक्स वसूल करने के नियम बनाएगी। टैक्स वसूल करने का काम कौन करेगा? जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो आप ही लोग बनेंगे। सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने के बाद जब आप पहुंचते हैं तो आप IRS बनते हैं ना, तो आप ही टैक्स वसूल करके सरकार के खजाने में भरते हैं। और ये फिर खजाना जो है, फिर क्या किया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है और पॉलिसी के हिसाब से जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसमें पैसा खर्च होता है। एक्ट को लागू करवाने में पैसा खर्च होता है। जब आपने भोजन का अधिकार दे दिया, राइट टू फूड दे दिया, राइट टू एजुकेशन दे दिया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट दे दिया, मनरेगा आप करवा रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो सरकार यही तो बजट बनाती है। बजट क्या होता है? साल भर का जो बजट होता है वो यही होता है कि हम टैक्स कहां कहां से वसूल करेंगे, सरकार की आय कहां से होगी, रुपया आता है और रुपया जाता है। आप पढ़ते हो अपनी, कम्स फ्रॉम और गोज टू, पढ़ते हो आप लोग। बजट यही है कि वो 100 पैसे जो हैं, 100 पैसे यानी कि 100%, सरकार की आय इतने प्रतिशत आय इनकम टैक्स से, इतने प्रतिशत आय कॉर्पोरेट टैक्स से, इतनी आय जो है वो ब्याज से होगी, इतनी आय इससे होगी। तो तरह तरह का आप आय, उधार लेने को भी आय बताया हुआ है बजट में, तो क्योंकि वो आता है। तो रुपया आता है और फिर रुपया जाता है, खर्च होता है। तो इसलिए आपको बजट वाला हिस्सा बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। और बजट वाले हिस्से को पढ़ने के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के लिए हमारे नोट्स में हमने आपको इकोनॉमिक सर्वे दिया है, बजट दिया है, बहुत अच्छे से सरल भाषा में दिया है। और इकोनॉमिक सर्वे क्यों दिया है? क्योंकि उस इकोनॉमिक सर्वे में साल भर का लेखा जोखा है, पिछले साल का। बजट में आने वाले साल का एक बजट है, प्रिजम्पटिव एक्सपेंडिचर है, उसके अंदर इनकम है कि सरकार को लगभग आने वाले वर्ष में इतनी आय हो जाएगी, यहां से होगी, और यहां पर एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का, यहां खर्चा होगा गवर्नमेंट का। ये हो गया बजट आपका। इकोनॉमिक सर्वे क्या है? इकोनॉमिक सर्वे ये है कि पिछले साल भर में सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, आयात के क्षेत्र में ये हुआ है, कृषि के क्षेत्र में ये हुआ है, उद्योग के क्षेत्र में ये हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में ये हुआ है, भुगतान संतुलन का मामला ऐसा है, करेंसी का ये लेवल रहा है, जो वस्तुएं हमारे यहाँ आयात हो रही थी उन वस्तुओं में इन चीजों ने बहुत अच्छा किया है, निर्यात के मामले में हमने यहाँ सुधार किया है, बैंकिंग के सेक्टर में हमने ये परिवर्तन किए हैं, जो लोग उधार ले जाते थे और बैंकों में नहीं चुकाते थे उनके लिए हमने ये किया है।
तो ये सारी बातें जो है ये इकोनॉमिक सर्वे में होती हैं, जो पिछले साल बीत गया है, पिछले साल बीता हुआ जो है उसमें जो कुछ भी जो हमने ठीक किया है, गलत किया है, जो हमारी रेटिंग रही है, दुनिया भर के लोग जो है रेटिंग एजेंसी हमको किस तरह से देखती हैं, उसके बारे में चर्चा की जाती है। हालांकि अभी पिछले 8-10 साल, खास करके 2014 के बाद जो ये सरकार आई है, इसका इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा गड़बड़ है, ट्रांसलेशन तो बहुत ही गंदा है, लेकिन उसमें मूल बातें भी नहीं की जा रही हैं जो करनी चाहिए। तो आलोचना करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप सरकारों की आलोचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकारें वही आती हैं जो लोकप्रियता के आधार पर आती हैं, जनता जिन्हें वोट करती है। तो जनता का जितना ज्यादा पक्ष वोट डालता है और वोट डालने के बाद जिसको चुनता है वो सरकार सत्ता में आ जाती है। और चूंकि आप प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे तो जो भी सत्ता में होगा, जो भी पॉलिसी बनाएगा, जो भी एक्ट बनाएगा, और वो उसकी विचारधारा के हिसाब से होगा, आपको उसकी विचारधारा के अनुरूप उसको लागू करना पड़ेगा, फील्ड में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आप कहाँ ख्याल रख सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा से ज्यादा आपको ख्याल रखनी चाहिए, ये मैं बता रहा हूं आपको इस रूप में कि मूलभूत आवश्यकताएं क्या है और आपको कहां फोकस करना है। इसलिए आपके प्रश्न इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे। आप कहोगे यही क्यों आते हैं प्रश्न? ये प्रश्न इसलिए आते हैं क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। जिम्मेदारी वाला काम होने की वजह से आपसे वही सारी चीजें पूछी जाती है कि आप प्राथमिकता किसे देंगे। तो प्राथमिक आवश्यकताएं आपने देखी, द्वितीयक आवश्यकताएं आपने देखी, एजुकेशन, हेल्थ और रिक्रिएशन या मनोरंजन। इसके अलावा तीसरी तरह की आवश्यकताएं होती हैं। दूसरी आवश्यकताओं में आप ट्रांसपोर्ट पे जोड़ लीजिएगा, परिवहन। चौथे प्रकार की आवश्यकताओं में परिवहन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी जोड़ सकते हैं, दूसरे प्रकार की आवश्यकताओं, बल्कि वो प्राथमिक आवश्यकताओं में हो गया इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी आवश्यकताओं में आप इन दिनों में दूरसंचार को भी जोड़ सकते हैं। देखिए, समय के हिसाब से दूसरी आवश्यकता बदलेगी। एक समय था टेलीफोन, जो लैंडलाइन होता था वो लग्जरी था। विलेज लेवल पे आपको टेलीफोन नहीं मिलता था, छोटे छोटे टाउन या सिटीज वगैरह में ही टेलीफोन होते थे, और वो भी रईस लोगों के पास होते थे। बाद में वो अपर मिडिल क्लास के पास आए, फिर मिडिल क्लास के पास आए, फिर लोअर मिडिल क्लास के पास आए, और अब तब जाकर के जब मोबाइल आए तब जाकर के वो सभी के पास हो गए लगभग। तो दूरसंचार मुझे लगता है कि अभी एक तरह से दूसरी आवश्यकता में आप जोड़ सकते हैं उसको, दूसरे नंबर की आवश्यकता। और चूंकि अब एजुकेशन को हम दूसरे नंबर की आवश्यकता बोल रहे हैं, और एजुकेशन अब बिना ऑनलाइन क्लासेस के तो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अभी स्कूल एजुकेशन वाले भी यही बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी। और अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनके पास स्मार्टफोन नहीं है और अगर वो ऑनलाइन क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो वो तो अपनी जो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है वो उससे तो दूर चले जाएंगे। और यूपीए सरकार ने जो राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, 3 बड़ी चीजें लेकर के आए हैं, जिसका वो दावा भी करते हैं कि हम 3 बड़ी चीजें लेके आए थे। और राइट टू एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार पाने का अधिकार, ये एक्ट बनाया है, योजना नहीं है, एक्ट। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा पाने का अधिकार, रोजगार पाने का अधिकार और भोजन पाने का अधिकार, ये एक्ट है। वो बोल रहे हैं कि हम लोग यूबीआई भी लेके आते हैं, इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो
राहुल गांधी ने न्याय योजना की बात की थी कि 72,000 रुपया साल भर का लगभग हर व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा, कैसे भी करके मिलेगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि डिमांड साइड जो ये गिरावट है, ये नहीं होती क्योंकि डिमांड बनी रहती, वस्तुओं की डिमांड बनी रहती तो आपकी इकोनॉमी चलती रहती। अगर कहीं न्याय योजना अस्तित्व में होती तो अभी लॉकडाउन में दिक्कत नहीं आती, या कोरोना के संकट काल में अर्थव्यवस्था इतनी बुरी नहीं गिरती, क्योंकि जो उत्पादन हो रहा है वो मार्केट में खप जाता। तो सरकार को जो स्टिमुलस पैकेज के तौर पर जो देना पड़ रहा है, तो 5 लाख करोड़ में काम हो रहा था, अब आप 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस दे रहे हैं तो भी आप अर्थव्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं। यानी न्याय योजना में 5 लाख करोड़ खर्च हो रहा था और आपका खर्च हो गया 20 लाख करोड़, तो बात तो बनी नहीं। तो 20 लाख करोड़ खर्च करने के बाद भी बात नहीं बनी, जबकि वहां 6 लाख करोड़ में काम हो रहा था। तो कभी कभी समय चूक जाने पर हम लोग बहुत बहुत पीछे चले जाते हैं, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए। इसलिए सरकारी नीतियां बनाते समय में, सरकार को कानून बनाते समय में आप ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे तो राय क्या देंगे, कौन सी राय देंगे। तो मैंने बात धर्म से क्यों शुरू की थी, क्योंकि सिर्फ धर्म में उलझ करके रह गया है सारा का सारा गेम। पिछला पूरा साल हमारा धर्म के कारण 144 लगाने में, कर्फ्यू लगाने में चला गया। ऐसा नहीं कि कोरोना की वजह से कर्फ्यू रहा है, आपने पहले भी कर्फ्यू चला है। हमारे यहाँ क्लास में बच्चे नहीं आ पाए, उस समय में कोरोना नहीं था, लेकिन आज 144 है क्योंकि आज कर्फ्यू है, क्योंकि 370 हट रहा है। आज कर्फ्यू है क्योंकि राम मंदिर का फैसला आने वाला है। आज कर्फ्यू रहेगा क्योंकि सीए एनआरसी के टाइम कर्फ्यू चल रहा था, आपको पता है। सीए एनआरसी का कितना बड़ा आंदोलन चला, और शाहीन बाग और क्या क्या, कितना कर्फ्यू रहा। दंगे हो गए दिल्ली में, कितने ही दिनों से स्कूल बंद थे। लगभग 2019 में और 20 में तो स्कूल लगे ही नहीं है ढंग से, स्कूल लग ही नहीं पाया दिल्ली में तो, खास करके कई सारे शहरों में, बंगाल में बहुत समय तक कर्फ्यू रहा है। ये अगर आप पीछे मुड़ करके अगर साल भर की घटनाओं को अगर नहीं देख पाते तो ये तो, आप तो करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे ना आप सब लोग, तो आपको तो समझ में आना चाहिए। तो धर्म ने कितना समय हमारा खराब किया है, और कितना जो है वो प्रोडक्टिविटी उसकी कम हुई है। तो जीडीपी तो नीचे जाना ही थी। अब आप कहेंगे कि नहीं, तो ठीक है, वो तो पाषाण युग में चले जाइए, चले गए हैं कई सारे देश, बहुत पीछे चले गए हैं। आज हम एक आर्टिकल लेने वाले हैं, तो उसमें वो रजब तैयब अर्दवान जो है, टर्की के राष्ट्रपति, वो अपने आप को एक तरह से पैगंबर टाइप घोषित करना चाहते हैं, कैलिफेट लाना चाहते हैं फिर से। जो टर्की का जो खलीफा वाला सिस्टम है वो वापस लेना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि हम इस्लामिक कैलिफेट जो पुराने समय में चलता था, वो 61 इस्लामिक कंट्रीज का हम अफ्रीका बनाने वाले हैं। एशिया और अफ्रीका में इस्लामिक कंट्रीज हैं। आप नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और साउथ अमेरिका में इस्लामिक कंट्रीज नहीं देखोगे। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो एशिया में और अफ्रीका में। तो बोल रहे हैं कि कंट्री अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन एशिया के और अफ्रीका के जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं उन सबका जो चीफ होगा, जो खलीफा होगा, पुराना खलीफा सिस्टम जो था, वो जो खलीफा होगा वो खलीफा रजब तैयब अर्दवान होंगे, और वो टर्की इसका मुख्य एक तरह से नेतृत्व करेगा, लीडरशिप करेगा। तो किस जमाने में ले जा रहे हैं फिर से, यानी कैलिफेट सिस्टम में। तो लगभग हम 100 साल पहले खिलाफत आंदोलन सुना था ना, वो खिलाफत आंदोलन यही था कि ब्रिटेन जो है वो खलीफा के खिलाफ हो गया था।
तो उसके इसीलिए हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन चलाया था और उसको असहयोग आंदोलन से इससे जोड़ा था। गांधी ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, आपको पता है। तो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते तो हैं खिलाफत आंदोलन। तो लगभग 100 साल पहले हम लोग, खिलाफत के भी लगभग 100 साल हो गए हैं, तो उन्हीं 100 साल पहले वाला इस्लाम और इस्लामिक देशों को कट्टरवादी बनाना, और फिर से कुरान और हम नए प्रोफेट हैं, जबकि इस्लाम कहता है, इस्लामिक स्टडीज करने वाले जो रिसर्चर्स हैं, वो रिसर्चर साफ साफ कहते हैं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो प्रोफेट नहीं हो सकता। ह्यूमन बीइंग जो है वो इस प्रकार का मसीहा या पैगंबर नहीं बन सकता, पर वो बनना चाहता है और सबको भड़काना चाहता है। तो ऐसे जो ख्यालात फिर से लौट करके आ रहे हैं। इराक के हालात आपने देखे, आईसिस के आने के बाद की स्थिति देखी, अफगानिस्तान के हालात जो तालिबान ने कर दिए थे आपने देखे। तो लोग स्टोन एज में चले गए हैं ना। तो आप कहेंगे कि नहीं, ये जो आप है ना डेवलपमेंट तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन धर्म भी आवश्यक है। धर्म के बिना फिर डेवलपमेंट का क्या करेंगे। और धर्म नहीं बचा और ये चीजें नहीं बची और मंदिर नहीं बन पाया, अगर ये सब चीजें नहीं हुई तो फिर इन कानून का क्या फायदा, फिर इकोनॉमी का क्या फायदा, फिर जीडीपी का क्या फायदा, ये सब भाड़ में जाए। धर्म आवश्यक है। तो जिन जिन देशों ने धर्म का अनुकरण किया, अंधानुकरण किया, वो लोग तो स्टोन एज में पहुंच गए हैं, स्टोन एज में पहुंचने के कगार पे खड़े हैं। और वहां की जनसंख्या जो है वो धर्म के प्रति जितनी अंधी हुई, तो उन्होंने अपनी मानवतावादी धर्म को और वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी को और वेलफेयरिस्टिक डेमोक्रेसी को सबको खो दिया है। कट्टरता की आग में वो झोंक दिए गए हैं, धार्मिक कट्टरता की आग में झोंक दिए गए और खत्म कर दिया गया उनको। और यही बात यदि मान लिया जाए ट्रंप करने लगे, तो अमेरिका इसी मामले में सबसे अलग है। अमेरिका इसी कारण सब देशों से अलग है, क्योंकि वहां कमला हैरिस जो एक बहुत ही अल्पसंख्यक क्षेत्र से आती है, उसके पिता वहां के नहीं थे, उसकी माँ वहां की नहीं थी, अमेरिका की माँ इंडिया से गई थी, मद्रास से उस समय के, और पिता अफ्रीकी मूल के थे। और वो एक ब्लैक पिता की और इंडियन मदर की संतान है। और उसके माता पिता उन प्रोटेस्ट में, उन आंदोलनों में मिले थे जो एक तरह से अमेरिका विरोधी आंदोलन थे। वहां के अमेरिका विरोधी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो वहां के एक तरह से मूल निवासी या वहां के जो कट्टरवादी रिपब्लिकन पार्टी या गोरे लोगों के खिलाफ, डोमिनेंट कास्ट के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे, उसमें भाग लेने वाले उनके माता पिता थे। और वहां उन दोनों का प्रेम हुआ था, उसमें से उसका जन्म हुआ था। हमारे यहाँ जो सीए एनआरसी में भाग ले रहे थे, उनको क्या कहा जा रहा था कि आप पाकिस्तान चले जाओ या आपको आपके देश भेज दिया जाएगा। आज इस टाइप का भी एक आर्टिकल हम लोग लेने वाले हैं। चेन्नई में एक लड़की जर्मनी की थी और वो सीए एनआरसी के विरोध में प्रोटेस्ट कर रही थी। तो चेन्नई में उस लड़की का पासपोर्ट जब्त करके, पासपोर्ट निरस्त करके, उसका वीजा निरस्त करके, उसका पासपोर्ट दे करके उसको और वीजा निरस्त करके उसको जर्मनी भेज दिया गया कि तुम यहाँ आंदोलन कर रही हो और आई जर्मनी से हो। अब ये बताओ, कमला हैरिस के माता पिता का भी अगर वीजा निरस्त करके और उनको उनके देश भेज दिया गया होता तो कमला हैरिस आज उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार होती? नहीं होती। भारत में तो भेज दिया गया अभी 2019 में। तो जो हम बोलते हैं कि कमला हैरिस हमारी है,
और ये हमारी बेटी है और हमको इस पे गर्व है। तो क्या भारत में कमला हैरिस होती तो वो कोई पॉसिबल है किसी महिला का इस तरह से इतना आगे आ पाना? तो प्रोटेस्ट की संतान है एक तरह से, प्रोटेस्ट में भाग लेने आए एक माता पिता की संतान है, और वो आज उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो गई तो हमको लगता है कि वो हमारी बेटी है और अब वो उपराष्ट्रपति रहेंगी, बहुत पावरफुल होंगी, इंडिया को बहुत फायदा होगा, हमारे वीजा नियमों में शिथिलता हो जाएगी, व्यापार में बहुत फायदा होगा, फॉरेन पॉलिसी बदल जाएगी अगर डेमोक्रेट्स जीत गए तो। क्योंकि थोड़े दिन पहले तक तो हम ट्रंप को जिताना चाहते थे, और 4 साल बाद हो सकता है कि वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बने, पहली महिला राष्ट्रपति हों, पहली ब्लैक वुमन राष्ट्रपति हों अमेरिका के इतिहास की। तो ये सारी चीजें हम गर्व करने लगे। क्या हम ये सब गर्व करने लायक हैं? हमारा देश ऐसा है जिसमें हम इतनी छूट दे सकते हैं जितनी अमेरिका? इसलिए अमेरिका पूरा डिफरेंट चीज है। अमेरिका में एक अश्वेत की मौत पर एक आंदोलन चल गया ना कि ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी काले लोग जो ब्लैक्स हैं उनकी जिंदगी भी मायने रखती है। कितना बड़ा कैंपेन हुआ और उसमें कितने लोग शामिल हुए। ब्लैक लाइव्स मैटर में इंडियंस ने भी सपोर्ट किया, ब्लैक लाइव्स मैटर में गोरे लोगों ने भी सपोर्ट किया। क्या भारत में ऐसा संभव है कि अछूतों के लिए, दलितों के लिए कोई आंदोलन हो रहा हो तो उसमें सवर्ण लोग पार्टिसिपेट कर रहे हों और वो आंदोलन कर रहे हों, बढ़ चढ़ के आंदोलन कर रहे हों और पुलिस की लाठियां खा रहे हों कि नहीं हम हमारे दलित भाइयों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे? ऐसा भारत में देखने को मिल सकता है? दलितों के लिए आंदोलन में दलित लोग ही लाठी खा रहे होते हैं, वही आंदोलन कर रहे होते हैं। बल्कि आंदोलन नहीं कुचला जा रहा है, इसके लिए क्रिटिसिज्म होता है पुलिस का और सरकार का कि आप ये दलित लोग कितना सिर उठा रहे हैं और आप उनको कुचल नहीं रहे। शर्म आनी चाहिए आपको। ये कौन लोग बोल रहे होते हैं सोशल मीडिया में? इंडिया पूरी तरह से अलग है, अमेरिका पूरी तरह से अलग है। अमेरिका में स्वतंत्रता की एक अलग खुशबू है। अमेरिका चाहे ट्रंप को जिता दिया हो उसने, लेकिन आप इस चुनाव के रिजल्ट्स में देखेंगे, अब ये जो चुनाव होंगे हो सकता है फिर से ट्रंप जीत जाए, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में ही कट्टरता की बाढ़ आई हुई है, नस्ली कट्टरता, धार्मिक कट्टरता। लेकिन पूरी उम्मीद है कि इस बार डेमोक्रेट्स आएंगे, क्योंकि वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है, वहां की जनता ये सब सहन नहीं करती। और खास करके कोरोना में जो भारी असफलता देखने को मिली है, भारत की असफलता आपको समझ में नहीं आती। अब हमें 1 लाख का आंकड़ा छूने वाले हैं पर डे, 90,000 से ऊपर पहुंच गए हैं केसेस के मामले में। तो जब गिने चुने केस थे तब हम क्या कर रहे थे? सरकार के कौन से प्रोग्राम थे, प्रधानमंत्री के कौन से आह्वान थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह याद है कि नहीं आपको? पूरी इकोनॉमी के चौपट होने की कहानी याद है कि नहीं है? उससे पहले सरकार के कार्यक्रम याद है कि नहीं है? उससे पहले सरकार के प्रश्न पूछने के अधिकार और उनके ऊपर की हुई चीजें याद है कि नहीं है? और विधानसभा और लोकसभाओं में क्या चल रहा था और सरकारें बनने बिगड़ने में कैसे मध्य प्रदेश की सरकार किस तरह से गिराई गई और यहाँ कैसे सरकार बनी, उसका कहानी पता है कि नहीं है? तो कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी आंखों के सामने हुई हैं। अब ऐसे में आप खुद देख सकते हैं कि कौन सी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कौन कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कौन कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो कि आम जनता के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी टाइप की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। टर्शरी रिक्वायरमेंट में क्या आती हैं? टर्शरी रिक्वायरमेंट में आएगी बैंकिंग, जैसे जनधन खाता, बैंकिंग सिस्टम है कि हर आदमी का बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तीसरे टाइप की आवश्यकता में इंश्योरेंस भी आता है कि आदमी का इंश्योरेंस भी होना चाहिए।
तीसरे टाइप की आवश्यकता में पर्यटन भी आता है, टूरिज्म, तो इंश्योरेंस, टूरिज्म, बैंकिंग, और चौथी आवश्यकताएं होती है विदेश यात्राएं, हवाई जहाज में घूमना। ये बहुत चौथे नंबर की आवश्यकता है जो शायद सरकार पूरा न भी करे तो चलेगा, लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये सरकारों को समय पे पूरा करना चाहिए। अब वैक्सीनेशन भी मुझे लगता है कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट में है, क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं होगा तो आदमी बचेगा ही नहीं, तो बाकी आवश्यकताओं का क्या करना है। अब आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है समझ में आएंगे कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीजें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट वो जो इलेक्टेड है, एडमिनिस्ट्रेटर वो हैं जो सिलेक्टेड हैं योग्यता के आधार पर, वो चुनाव के आधार पर, वो लोकप्रियता के आधार पर चुन करके आते हैं। आप योग्यता के आधार पर चुन करके जाते हैं, निर्वाचित होकर नहीं जाते, लेकिन आप चयन होकर के जाते हैं, सिलेक्ट होकर के जाते हैं, एग्जाम दे करके जाते हैं। तो आप दोनों की मिलकर के जिम्मेदारी बनती है कि जो मनुष्य इस धरती पर पैदा हो गया है, अगर वो आपका नागरिक है तो उसके कुछ अधिकार ज्यादा होंगे, अगर वो इस टेरिटरी का नागरिक नहीं है, किसी दूसरे देश का नागरिक है और इस देश का नागरिक नहीं है, तो उसके अधिकार थोड़े से सीमित होंगे। तो ऐसे लोगों को प्रशासन कौन कौन सी सुविधा मुहैया कराएगा, ऐसे लोगों को शासन क्या सुविधाएं मुहैया कराएगा, ये आपका काम है, ये आपको तय करना है। मुझे लगता है महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी मैं प्रश्नों के अंदर नहीं गया हूं, प्रश्न कौन कौन से हैं वो नहीं बताया, प्रश्न कहां कहां से हैं और किन किन एरिया को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, उसी पे मैं सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अधिकांश बच्चे इसी तरह से प्रश्नों को नहीं समझ पाते, तो वो बार बार यही सोचने लगते हैं कि हमको जो नोट्स दिए गए उन नोट्स को पढ़ना है। नोट्स की लैंग्वेज को देखिएगा, उसमें आवश्यकता को पूरी करते हुए दिखाया गया। इसलिए जब सरकार टैक्स के ऊपर कोई प्रश्न पूछती है तो एक या दो प्रश्न जो है आपका टैक्स से आता है, जीएसटी से पक्का प्रश्न आएगा, एक या दो प्रश्न जीएसटी से होंगे ही होंगे। और मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट से सबसे ज्यादा प्रश्न इसलिए आते हैं क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के तौर पर पर्यावरण हमको मिला हुआ है और उसका संरक्षण हमको करना है, उस पर्यावरण का संरक्षण हमको करना है। क्यों करना है? क्योंकि नहीं तो हम मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को, प्राइमरी और सेकेंडरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि पर्यावरण खराब करने का हक हमको इसलिए नहीं है क्योंकि पर्यावरण हमको विरासत में मिला है और ये विरासत में हमको अगली पीढ़ी में देना है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे प्रश्न आएंगे, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पे प्रश्न आएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे इसलिए प्रश्न आते हैं क्योंकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाती है। तो इतनी सारा विविधता प्रश्नों में हमको देखने को मिलती है, और इस विविधता के साथ जब आप तैयारी करेंगे तो इसमें जीवंतता क्यों होनी चाहिए? अब मुझे नहीं लगता प्रश्नों को प्रश्न की तरह या डिजिट की तरह, आंकड़ों की तरह, अक्षरों की तरह या कागज पे लिखी हुई इबारत की तरह पढ़ेंगे, बल्कि जब भी किसी प्रश्न को पढ़ें, नोट्स को पढ़ें, खास करके हमारे नोट्स को पढ़ें आप, हमारे नोट्स में वो भाव आपको झलकता हुआ दिखाई देगा कि जिस भी नोट्स में, जिस भी हिस्से को, जिस भी पेज को आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मनुष्य मानव के उन अधिकारों को पूरा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये चीज लिखी हुई है। यानी कि ये सरकार का बनाया हुआ एक नियम है और ये प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व है। फोर्थ पेपर तो आपका पूरी तरह से हो गया फिर, और ये प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व बनता है कि ये इन बनाए हुए अधिकारों को, इन कानूनों को, इन योजनाओं को इन लोगों तक पहुंचाने के लिए मदद करे।
तो आपको अपनी ड्यूटी भी समझ में आ जाएगी और आपके लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझ में आ जाएगा। इसलिए जो पूरा पेपर उठा करके आप देखोगे ना यूपीएससी का, पूरा पेपर उठा के देखोगे तो उसमें वो एप्टीट्यूड की डिमांड जो है, कई बार आप बोलते हो कि सी सेट का पेपर दूसरा पेपर है, मुझे लगता है सी सेट का पेपर पहला पेपर है, पहला पेपर ही सी सेट है, वो जीएस नहीं है। उसका नाम जनरल स्टडी जरूर है लेकिन वही सी सेट है। आपको क्या लगता है सी सेट का मतलब सवाल होता है? अरे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, वो एप्टीट्यूड आना सिविल सर्विसेज के लिए वो तो फर्स्ट पेपर में भी है। केवल अनसीन से थोड़ी मतलब है, केवल सवालों से थोड़ी मतलब है, मेंटल एबिलिटी से थोड़ी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से थोड़ी है। उसका मतलब वहां है फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर में जो आप इकोनॉमी देख रहे हैं, फर्स्ट पेपर में जो आप पॉलिटी से क्वेश्चंस देख रहे हैं, फर्स्ट पेपर में जो हिस्टोरिकल स्टोरीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस देख रहे हैं, महावीर बुद्ध से जुड़े हुए जो प्रश्न देख रहे हैं आप, उन प्रश्नों में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है। पेस्टिसाइड्स के प्रति आपकी क्या समझ है, वायरस के प्रति आपकी क्या समझ है, वैक्सीन के प्रति आपकी क्या समझ है, मास कम्युनिकेशन के प्रति आपकी क्या समझ है, मीडिया की जिम्मेदारी के प्रति आपकी क्या समझ है, जुडिशरी के प्रति आपकी क्या समझ है, क्या आम आदमी को न्याय मिल पा रहा है कि नहीं, न्याय मिलने में कौन कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो न्याय देती हैं ठीक से न्याय नहीं दे पा रही हैं, न्याय देने में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को आप समझते हैं कि नहीं, न्याय कैसे मिलेगा, उसमें और क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए। और चूंकि ये सारी की सारी डिसीजन मेकिंग शासन के स्तर पे होती है तो गवर्नमेंट कौन बनाते हैं, गवर्नमेंट सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं। तो जरूर जो है कहीं न कहीं कोई न कोई खामी रही होगी इस सिस्टम में, इसलिए ठीक से न्याय नहीं मिल पा रहा, इसलिए ठीक से वितरण नहीं हो पा रहा, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा, टैक्स का सदुपयोग नहीं हो पा रहा, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, पॉलिसी ठीक से नहीं बन पा रही है। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? तो फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म किया जाना चाहिए। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था इलेक्टोरल रिफॉर्म से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म किया जाना चाहिए। तो बार बार वहीं घूम फिर करके क्यों आ जाते हैं? क्योंकि मनुष्य और मनुष्य का पैदा होना धरती पर और फिर वो अधिकारों के साथ पैदा होना, मनुष्य का पैदा होना और अधिकारों के साथ पैदा होना, ये मुख्य बात है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स, इसलिए पॉलिटी, इसीलिए इकोनॉमी। अब धर्म कहाँ है? धर्म मानवकृत है, मानव निर्मित है, इंसान ने बनाया है, बहुत बाद में बनाया है और अपने अपने हिसाब से बनाया है। और वो किसी न किसी युग में किसी न किसी विचार के रूप में जन्म लिया था, क्रांतिकारी विचार के रूप में जन्म लिया था। युग बदलने के बाद में लोगों ने धर्म को बदला नहीं, जबकि उसका स्वरूप बदल जाना चाहिए था, युग के अनुरूप हो जाना चाहिए था। धर्म स्थिर रहा, अडिग रहा और कट्टर हो गया। और फॉलोअर्स जो थे उन्होंने उसमें बदलने में रुचि नहीं दिखाई, बल्कि उसको मूल रूप में ही वो स्थापित करना चाहते हैं। यानी किसी धर्म को बने हुए अगर 1500 साल हुए हैं तो हम आज भी 1500 साल पीछे जाना चाहते हैं। किसी धर्म को बने हुए 4000 साल हो गए तो 4000 साल पीछे जाना चाहते हैं और हम उसी रूप में रहना चाहते हैं। तो यही जो हमारी जो जिद है कि हम 4000 साल पीछे जाके रहेंगे, 1500 साल पीछे जाके रहेंगे, 2500 साल पीछे जाके रहेंगे और बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, उस समय में वो चीजें नहीं थी, इसलिए वो लोग उपयोग नहीं करते थे। आज अगर वो चीजें हैं तो आप उपयोग कीजिए। आज अगर कोई अच्छा रास्ता, अगर बुद्ध के सामने आज जैसी परिस्थितियां होती तो आज के हिसाब से कोई सॉल्यूशन निकाल करके देते,
महावीर के सामने आज की परिस्थितियां होती तो आज के हिसाब से सॉल्यूशन निकाल के देते। मोहम्मद साहब अगर आज पैदा हुए होते और अगर उन्हें ही पैगंबर माना जाता तो आज के हिसाब से सॉल्यूशन लेके देते। वेद अगर आज लिखे जाते तो आज के हिसाब से लिखे जाते। तो धर्म जो जो युगानुकूल नहीं रहे, महादेव गोविंद रानडे ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि जिन जिन धर्मों ने युगानुकूल परिवर्तन नहीं किए, आपको पता है गुप्त काल में मंदिर बने, मूर्ति पूजा शुरू हुई तो सती प्रथा शुरू हो गई, महिलाओं की स्थिति खराब हो गई, जबकि वैदिक स्थिति में नहीं थी। तो राजा राम मोहन राय ने आकर के सती प्रथा को बंद कर दिया। सती प्रथा की शुरुआत गुप्त काल में हो गई, वेदों में तो नहीं थी सती प्रथा। 1500 बीसी में आपको सती प्रथा देखने को नहीं मिलती है, 300 में एडी में आपको सती प्रथा देखने को मिलती है और वो 1500 साल तक चलती है। 1500 साल तक महिलाओं को सती किया जाता रहा। राजा राम मोहन राय 1829 में उसको बंद करवा देते हैं। तो परिवर्तन किया है ना, युगानुकूल परिवर्तन हुआ। उसको हमने रेनेसां कहा है, पुनर्जागरण कहा है, क्योंकि एक जागरण का काल तो वैदिक युग में था, फिर हम सो गए, इसलिए पुनर्जागरण हुआ है। उसी पुनर्जागरण को हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री में। तो आज का जो आपका होमवर्क होगा वो खास करके ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज, ये दो आपको पढ़ना है। चलिए, खैर मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्नों के समाधान, नए बच्चे जो हैं जिन्होंने हमारे बहुत सारे लेक्चर नहीं सुने पहले, पुराने जो लेक्चर सुने हैं आप लोगों ने, तो आप लोगों के सामने तो बहुत सारी बातें हुई है और आप लोग अब तक समझ भी गए होंगे इन सब चीजों को। आपके लिए काफी चीजें रिपीट भी होती हुई नजर आएंगी, लेकिन जो नए बच्चे हैं जो अभी अभी जुड़े हैं उन लोगों को बहुत सुविधा होगी इन चीजों को समझने में। देखिए, दो तरह की चीजें हैं। एक तो आप कुछ चीजें रट लीजिए या तो फिर रट्टा लगा लीजिए, तो फिर आप आईएएस बन सकते हैं। रट्टा लगा के भी बन सकते हैं, पर चीजें रटनी पड़ेंगी। मन में कोई भाव नहीं आएगा, आपके मन में कोई भाव नहीं आएगा, यानी कि आप थिंकर भी नहीं बनेंगे, आपके अंदर क्रांति की भावना भी नहीं आएगी, कोई बदलाव की भावना भी नहीं आएगी, आपका दिमाग भी ज्यादा नहीं चलेगा और आप एक तेज तर्रार और बढ़िया अधिकारी भी नहीं बनेंगे। आप भोट रहेंगे, मूर्ख रहेंगे। कई सारे भोंदू अधिकारी हैं, IITN हैं, ऐसे हैं, बहुत सारे भोंदू हैं, एक नंबर के भोंदू हैं, क्योंकि उन्होंने रट लिया। और रट करके एग्जाम के जो हमारे, मैं बताता रहता हूँ आपको कि एग्जाम में बहुत सारी खामी है, हमारे सिस्टम में बहुत सारी खामी है कि वो प्रश्न पूछते हैं, उत्तर जो बहुत अच्छे से लिख देता है उसको मार्क्स मिल जाते हैं और उसको वो बना भी देते हैं, वो अधिकारी बन जाते हैं, पर उनको कुछ समझ में नहीं आता। भोंदू होते हैं, एक नंबर के भोंदू अधिकारी होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। लेकिन दूसरा व्यक्ति होता है जो चीजों को समझता है, वो विचारवान है, वो थिंकर है। उसको कहोगे द हिंदू में आर्टिकल लिखना है तो वो लिख देगा। उसको कहो आर्टिकल लिखने का, वो कुछ नहीं लिख सकता आर्टिकल के नाम पे, उसके विचार ही नहीं चलते, दिमाग ही नहीं चलता उसका। बस वो चीजें रटने की, उसको कुछ कहो तो रट डालता है, लिख देता है, परीक्षा में लिख देता है, नंबर भी आ जाते हैं, पास भी हो जाता है और बन जाता है, IAS अधिकारी बन जाता है। अब उसको कलेक्टर तो बनाते ही बनाते हैं, पर उसको कुछ नहीं आता। उसके यहाँ जो बाबू लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वही पूरा जिला चलाते हैं, वही चलाते हैं। वो सिग्नेचर कराते हैं, सर यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। कई जगह तो वो कई बार गलत जगह कर देता है, फिर उसको बोलते हैं यहाँ नहीं, यहाँ करो, फिर वहां से देता है, अरे बता दिया करो भाई कहाँ सिग्नेचर करने। खाता रहता है, समोसा ठूसा करता है, दिन भर चाय कॉफी पीता रहता है, बस जिंदा रहता है, बस लाश की तरह ढो रहा होता है अपनी जिंदगी को, आता जाता कुछ नहीं उसको, वो भी बन जाता है। लेकिन अगर आपको थिंकर के लेवल का बनना है, क्रांतिकारी बनना है, राइटर के लेवल पे बनना है, कुछ कर गुजरने वाला बनना है, तो परिवर्तन आएगा सोचने में। अभी तक आप सोचते रहे हो, उससे नहीं बन पाओगे, झटके लगेंगे। तो जैसे मैंने आज आपसे बात की, तो उसमें कुछ झटकेदार चीजें हो सकती हैं जो झन्नाटेदार हो, जिससे आपको लगे कि ये क्या है, मतलब
ऐसा तो हम नहीं सोचते हैं, ऐसा तो हमें नहीं बताया गया है, ऐसे तो हमारी शिक्षा नहीं है, ऐसे तो हमारे संस्कार नहीं है ना। तो हाँ हाँ बिल्कुल। तो ऐसे तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे तो अधिकारियों की बहुत कोई कमी नहीं है ना, बेकार टाइप के ऐसे लोगों का तो कुछ और छोर नहीं है। तो वैसे अधिकारी बनना हो तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए तो रट्टा लगाओ। फिर रट्टा फिर आईआईटीएन अच्छा क्यों लगा लेता है, क्योंकि इसीलिए वो आईआईटी में है, रट्टा अच्छा लगा लेता है इसलिए। ऐसा नहीं कि आईआईटी में सारे रट्टे वाले हैं, वहां पे भी बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, उसका भी जी वगैरह निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छी परीक्षा होती है, अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन फिर भी वो लोग ज्यादा नंबर लेके आते हैं जो रट्टा लगा लेते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था है ना ऐसी, इसमें है प्रॉब्लम, यहाँ रट्टा ज्यादा मार्क्स देता है। तो हमको यदि इसी प्रकार का अधिकारी बनना रट्टे वाला, तो फिर ठीक है, अदरवाइज तो हम लोगों को तैयार करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और अपने आप को एनालिटिकल माइंड बनाना चाहिए। तो झटके तो लगेंगे, जब झटके लगेंगे तो थिंकर बनते हो आप, और जब जन्नाटेदार ऐसे झटके लगते हैं और ऐसी बातचीत होती है तो हमारा सोचना का तरीका बदलता है, तो फिर हम प्रखर अधिकारी बनते हैं, जबरदस्त अधिकारी बनते हैं। तो चलिए, अच्छा खासा आज का हमारा लेक्चर हो गया, आगे बात करते हैं, आइए।